प्यारे बच्चों, वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क और एनर्जी पूरी तरह से हो चुका है। पावर बीच में कभी होगा। कॉलिजन को स्टार्ट करें। कॉलिजन सीधा सीधा मतलब है टक्कर। अब साइंस तो फिर साइंस ही होती है। साइंस के अकॉर्डिंग कुछ और ही सोचना पड़ेगा। दो बॉडी, ये ले लो, दो बॉडी और ये टक्कर स्टार्ट होगी, पल भर के लिए टन, और उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, उतनी रहती, तो चलता रहता है या वापस उसी स्पीड से आता है, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ऐसे, मोमेंटम भी, पर पर्टिकुलर अगर इसकी किसी से टक्कर होगी तो इसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी तय है, इसकी इंडिविजुअल की एज वेल एज इसकी भी, सिस्टम की नहीं। तो टक्कर हम फिजिक्स की भाषा में कहेंगे वो म्यूचुअल इंटरेक्शन थोड़े टाइम के लिए जिस बीच इस बॉडी की भी और इस बॉडी की भी बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज। ओके, तो आप सबसे पहले कॉलिजन हैंड डाल के इसका स्टेटमेंट, collision between two bodies is that mutual interaction between them during which both momentum and kinetic energy of each body change. ओके, ये है वेल डेफिनेशन ऑफ कॉलिजन। ये लिखने पहले, तब सुनना आगे। ओके, फिर हैंड डालेंगे इलास्टिक कॉलिजन, नेक्स्ट इलास्टिक कॉलिजन। देखिए, दो बॉडी अगर टकराती हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की अगर कंजर्व है तो इलास्टिक कॉलिजन है। साथ साथ इन इलास्टिक को भी समझना है। इन इलास्टिक उसे कहेंगे, फिर मैं लिखाना शुरू कर दूंगा, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाए, जो कि अक्सर निश्चित रूप से होगा। टकराएगा तो टक्कर की आवाज़ तो आएगी, साउंड एनर्जी, टकराएंगे तो हीट एनर्जी भी होगी। ठीक है, लॉस यानी उस एनर्जी में लॉस तो होना तय है। तो जितनी भी हमारे पास कॉलिजन्स हैं वो एक्चुअली इनइलास्टिक ही हैं, और एक है परफेक्ट इनइलास्टिक या प्लास्टिक, उसमें एनर्जी लॉस सबसे ज़्यादा हो जाता है, और बॉडी जैसे टकराएंगे तो चिपक जाएंगे, बस स्टिक टुगेदर, सबसे ज़्यादा लॉस उसमें। इसे बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक। इन प्रैक्टिकल ये भी पॉसिबल नहीं है। इन प्रैक्टिकल तो केवल इन इलास्टिक कॉलिजन ही संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन इलास्टिक कॉलिजन में अब आप लिखना शुरू करें। द कॉलिजन इज said to be elastic collision if both linear momentum and kinetic energy of system conserved. Okay, inelastic collision, the collision is said to be inelastic collision if momentum या linear momentum of system is conserved but kinetic energy of system is not conserved. Okay, perfect inelastic, और प्लास्टिक कॉलिजन।
द collision is said to be perfect inelastic collision if they stuck together after collision. Okay. प्यारे बच्चों, एक लाइन में अगर दो बॉडीज चल रही हो और टकरा जाएं, टकराने के बाद उसी लाइन को फॉलो करें, इसे बोलते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन। ठीक है। और अगर यारी थी और इससे टकरा गई, ये इधर चली गई, वो उधर चली गई, यानी एक प्लेन में है, इसे बोलते हैं ऑब्लिक कॉलिजन या टू डायमेंशनल कॉलिजन। ये दोनों ही सिलेबस में है, जिसमें कि वन डायमेंशन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टू डायमेंशन वाले की कैलकुलेशन ही नहीं है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट केवल वन डायमेंशन वाला ही है। ओके। आमने सामने की टक्कर, एक ही लाइन को फॉलो करते हुए, इसे हेड ऑन कॉलिजन भी इसको कहा जाता है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग इम्पोर्टेंट है कि एक ही आर्टिकल है इम्पोर्टेंट कॉलिजन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देना और तब लिखना हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन और वन डायमेंशनल कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन और वन डायमेंशनल कॉलिजन। पहले तो बताओ किसे कहते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख दें पहले। एक बात और करना, सॉरी, हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। सेकंड है हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन और वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक का मतलब मैं बताया था पहली डेफिनेशन, ये आदर्श आइडियल, ये इन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, पर कैलकुलेशन जो है आइडियल के बेस पे की जाती है। ओके, लिख दीजिए। वन डायमेंशनल मोशन और हेड ऑन कॉलिजन, कोई भी एक चीज लिख दीजिए या दोनों लिख दीजिए, इज दैट कॉलिजन इन विच टू बॉडीज follow in a या two bodies moves along a straight line after and before collision. ओके, हिल तो नहीं गया? ठीक है। और इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद आपकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक ही डायग्राम दोनों काम करेगा। ये वो लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, इसका मास m1, इसका मास m2। ऊपर तो वे वेलोसिटीज लिख दीजिए जो टकराने से पहले की थी, और नीचे में जो टकराने के बाद होगी, तो एक ही उससे कम चल जाता है। u1 u2 एंड v1 v2। प्यारे बच्चों, अगर आमने सामने यूं आ रहे होते तो इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी अपने आप। आप सारे कैलकुलेशन एक तरफ सोच के चलेंगे, और जिसका भी उल्टा हो जाएगा अपना माइनस आना जाएगा उसका। ठीक है। और इस केस में चलते हुए u1 और u2 में बड़ा कौन होगा, ये आपको अपने विवेक से सोचना है। प्यारे बच्चों, u2 बड़ा होता और u1 छोटा होता, टक्कर कहाँ होती है? फिर वो आगे भाग जाता है। इसलिए पीछे वाला जो टक्कर मारेगा उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, तो u1 u2 से बड़ा होगा। इसी तरह अपने विवेक से सोचिए v1 v2 के बारे में। अरे भाई, टक्कर के बाद तो v2 ही ज्यादा होगा ना। अगर v2 ज्यादा ना होता, v1 ज्यादा होता, तो फिर टक्कर लगती, पिछला फिर टक्कर मारता। क्या आपने कैरम बोर्ड में ऐसा देखा कि स्ट्राइकर मारा टक और कॉइन रखा हुआ और टक 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 3-4 मार रहा हो? नहीं,
टक्कर एक ही बार लगती है बस, उसके बाद कॉइन की स्पीड खुद स्ट्राइकर से ज़्यादा हो जाती है। डेफिनेटली V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड U1 इज ग्रेटर देन U2। यही है एक साधारण सोच के अकॉर्डिंग टक्कर के नियम। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के इससे संबंधित पैराग्राफ 2-3 लाइन का आप लिख देंगे जो मैं बोल रहा हूं। कंसिडरिंग टू masses m1 m2 undergo head on collision, ठीक है, their initial speed is u1 u2 and it becomes v1 v2 after collision। या अपने हिसाब से m1 m2 u1 u2 v1 v2 अपने हिसाब से लिख दें कुछ भी। फर्स्ट पैराग्राफ 2-3 लाइन का अवश्य लिखते हैं और ये डायग्राम बना लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। डायग्राम और फर्स्ट पैराग्राफ बनाने के बाद ही देखें बाकी की वीडियो, पॉज कर देना। यस, हेड ऑन कॉलिजन है और इलास्टिक कॉलिजन है, तो दोनों ही चीज इसकी कंजर्व रहेगी। और अल्टीमेट में निकालना क्या है, टू गिवन बॉडीज, गिवन मास बॉडीज एंड गिवन वेलोसिटीज आर गिवन, देन फाइंड द वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन। V1 V2 के एक्सप्रेशंस हमें निकालने हैं, ये आएगा एग्जाम में कि दो बॉडी हेड ऑन कॉलिजन होता है इनके बीच में, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। ओके, करना कुछ नहीं है, ये जो V1 V2 के एक्सप्रेशन ड्राइव होंगे ये इन्हें याद भी नहीं करना है, आपको तो दो बात याद रखनी है छोटी छोटी बस, हर न्यूमेरिकल के लिए भी और इस आर्टिकल के डेरिवेशन के लिए भी, कि अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो नंबर 1 मोमेंटम कंजर्व रहेगा और नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो स्टार्ट हो जाइए। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व देयर, तो देखिए बाद के मोमेंटम क्या हो जाएंगे, यह ना बाद की स्पीड्स, m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया बाद का मोमेंटम, शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मास तो वही है, स्पीड में थी, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 इधर लाइए, ये m1 पार्ट इधर ले आओगे, इसके साथ m1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, v1 माइनस u1 और m2 उधर ले लो और कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, u2 माइनस v2, v1 माइनस u1 और वहां से u2 माइनस v2, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, और क्या कंजूर था, काइनेटिक एनर्जी, एंड since kinetic energy of system is conserved, therefore half m1 v1 square इसकी प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू जो पहले थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ तो कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, बाकी वही m1 वाला पार्ट इधर लाए और कॉमन ले लें तो बचेगा v1 स्क्वायर और वहां से माइनस u1 स्क्वायर और m2 को उधर लाएगा, m2 कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा u2 स्क्वायर माइनस और वहां से v2 स्क्वायर, ये फैक्टर बंद कर लेना, इक्वेशन नंबर 2। और प्यारे बच्चों 2 में 1 का डिवाइड दे दो, 2 में 1 का डिवाइड दे दो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ का मिला दूँ, ये तो कर लोगे आराम से।
डिवाइडिंग 2/1। तो देखिए 2 में 1 का जो डिवाइड दोगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा, वहां से बचेगा v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन v1 माइनस u1, और उस साइड m2 कैंसिल हो जाएगा, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन u2 माइनस v। प्यारे बच्चों फैक्टर कर दोगे, v1 माइनस u1 तो कर जाएगा नीचे वाले से, प्लस वाला फैक्टर बच जाएगा, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, और v2 माइनस v1 पर इज इक्वल टू u1 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 3 एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए v2 माइनस v1, ये v1 v2 पहले तो टकराने के बाद की स्पीड से, v2 से जैसे भाग रहा है वो, और माइनस v1 से ही है, तो कितना एडिशनल स्पीड से वो भाग रहा है, यानी इसका बीच का गैप किस रेट से बढ़ रहा है वो ही है। और इसके सोचिए जरा, u1 पिछला वाला जो आ रहा था तेज से, उसमें से वो भी आगे जा रहा था, उसे माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि पहले वाले की कितनी एडिशनल स्पीड है, जो जिम्मेदार है उनके बीच की डिस्टेंस कम करने के। यानी कि ये वो वेलोसिटीज है जिस वेलोसिटी से दोनों चलती हुई बॉडीज के बीच की डिस्टेंस कम हो रही थी, और ये वो डिस्टेंस है कि टकराने के बाद जिस स्पीड से उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। आइडियल केस में दोनों इक्वल हैं, जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच की अप्रोचिंग की थी, वही आफ्टर कॉलिजन सेपरेशन की भी है। कई बार बच्चों इतना ही प्रूफ करने के लिए आता है, बस जो स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं उसके लिए, कि प्रूफ दैट। तो यहां लिखिए, इसके बाद नंबर 3 के बाद जो आपको लिखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सुन लेना अच्छी तरह से। इक्वेशन नंबर 3 करने के बाद क्या लिखना है आपको। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, ये लिख लेना। ओके, पर हमारा ध्येय क्या था, v1 v2 के एक्सप्रेशंस निकालना है। तो जी निकालना शुरू करें। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि दूसरी थोड़ी डिफिकल्ट थी, तो फर्स्ट और थर्ड से काम शुरू कर लीजिए, और इससे फ्रॉम 3 v1 v2 किसी एक को एलिमिनेट कर दो, v1 निकालना तो v2 वैल्यू निकाल दो कितनी है। फ्रॉम 3 v2 इज v1 प्लस u1 माइनस u2, और इस वैल्यू को फर्स्ट में रखना है। पुट दिस वैल्यू इन 1, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस v2 की वैल्यू माइनस आ गया, माइनस v1 माइनस u1 एंड प्लस u2। क्योंकि अब जब हमने v2 को एलिमिनेट कर दिया तो v1 निकल जाएगा, और v1 को फर्स्ट सेकंड थर्ड में थर्ड से इसमें रखिए v2 निकल जाएगा। बस मैथमेटिकल करना है सारा, बिल्कुल आसान है। हाँ, बड़ा है जरा सा बस। तो क्या निकालना है आपको, v1 जो भाई साहब यहाँ फंसे पड़े हैं और यहाँ फंसे पड़े हैं, ठीक है, इन्हें एक तरफ करेंगे तो m1 v1, और वहां से m2 v1 माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा, m2 v1, बाकी सब पॉजिटिव। m1 u1 माइनस का प्लस का बन जाएगा,
m1u1 और साइड माइनस m2u1, ठीक है, और u2 2u2 और इंटू m2 प्लस, ठीक है। सो v1 टेक एज कॉमन m1 प्लस m2 एंड साइड u1 कॉमन m1 माइनस m2 और प्लस 2m2u2। सो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। लो जी, यह है पहली बॉडी की आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन। और ये रख दो इक्वेशन 3 में, तो v2 भी निकलने का, इतना काम करना है वो सबको। फ्रॉम 3 v2 इज, v1 वैल्यू निकल चुकी है, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और प्लस u1 और माइनस u2। इज इक्वल टू फुल एलसीएम m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 प्लस इसकी पूरे एक साथ u1 कर दो, m1 प्लस m2 u1 और माइनस m1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू u1 वाले पार्ट में से u1 कॉमन, तो m1 माइनस m2 और प्लस m1 प्लस m2, ये तो u1 वाला पार्ट हो गया, दिखाई दे रहा है इधर सारा, और प्लस u2 वाला पार्ट में u2 कॉमन ले लो, यहां से बचेगा 2m2 माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो v2 मैं यहां लेता हूं, इसके बाद सो v2 आपका आया अपॉन में तो m1 प्लस m2 और ऊपर m2 कैंसिल, 2m1 u1 और वहां से 2m2 माइनस m2, m2 माइनस m1 माइनस कॉमन ले लो, तो m1 माइनस m2 u। ये दो एक्सप्रेशन निकालने के लिए आएंगे, ओके। या तो इक्वेशन नंबर 3 के डायरेक्शन तक ही आएगा, या मोस्टली है, ठीक है। इनके बाद स्पेशल केसेस कुछ शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। मेन काम ये है v1 v2 का एक्सप्रेशन फाइंड करने, बड़ा इंपॉर्टेंट है और है आसान, बड़ा सा है पर है आसान। दोनों बॉडीज स्पेशल केसेस पार्ट ए, इफ दोनों बॉडी इक्वल मास की हों, इफ m1 इक्वल टू m2, तो देखिए v1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा,
ये जीरो हो जाएगा M1 दोनों mm हो जाएंगे। M1 M2 इज इक्वल टू m, पहली बॉडी भी m दूसरी बॉडी भी m मास, तो 0 2m और नीचे भी 2m, m प्लस n कट जाएगा, U2 आएगा। एंड V2 mm कैंसिल, 2m U1 और 2m, तो U1 बचेगा सिर्फ। टकराने के बाद पहले वाले की वो जो टकराने से पहले दूसरे वाले की थी, और टकराने के बाद दूसरे वाले की वो जो टकराने से पहले पहले वाले की थी। पहले वाले की स्पीड दूसरे की होगी, दूसरे वाले की स्पीड पहले की होगी। दोनों ने एक दूसरे की स्पीड को चेंज कर दिया। उसने अपनी उसे दे दी, उसकी ले ली, उसने अपनी उसे दे दी, उसकी ले ली। फटाफट स्टेटमेंट लिखते हैं इसके बाद। सो इन केस ऑफ इक्वल मासेस after collision two bodies exchange their velocities. Part B, अगर दूसरी बॉडी रेस्ट में हो, जिसे हम बोलते हैं टारगेट बॉडी, इसको मारना है, डन, ये टारगेट है, और बाकी पहले तो चली रही है। तो पार्ट बी, इफ लिख देना पार्ट बी में, इफ सेकंड बॉडी इज इन रेस्ट, इफ सेकंड बॉडी इज इन रेस्ट, ब्रैकेट में लिख देना टारगेट बॉडी, ठीक है। देन देयर एक्सप्रेशंस बिकम्स, देखिए M1 माइनस M2 U1 वो तो जीरो हो जाएगा, और अपॉन M1 प्लस M2 एंड V2 U2 जीरो हो गया सारा, बचा 2M U1 अपॉन M1 प्लस M, तब ये एक्सप्रेशन होंगे फाइनल वेलोसिटीज के। बच्चों वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, पर एक वीडियो में आना जरूरी था। कॉलिजन जो है काफ़ी लंबा सा पार्ट है और अलग अलग हिस्सों में नहीं जा सकता, तो कॉपरेट करना इसको। और कैलकुलेशन हिंदू कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठोगे तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लंबा है बस, पर है इजी। तो ये दो वेलोसिटीज होंगी टकराने के बाद, अगर टकराने से पहले दूसरी वाली बॉडी रेस्ट में रखी हुई थी। अब इस पार्ट बी में अगर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, यानी कि एक बॉडी रखी हुई है और दूसरी बॉडी ने उसको टक्कर मारी, तो इन तीन केसेस को आप एक एक लाइन में समझ के इस वीडियो को खत्म करें। देखिए फर्स्ट पार्ट समझ लो, पार्ट बी में इतना बताने के बाद फर्स्ट पार्ट, इफ M1 इक्वल टू M2, तो देखिए सॉरी इसकी तो बात खत्म करनी चलेगी। ये जीरो हो जाएगा, M1 सेम होने का, V1 इक्वल टू जीरो और V2 इज इक्वल टू, देखिए 2m, ये m प्लस 2m, 2m कैंसिल, u, यानी कि रखी बॉडी में जैसे टक्कर मारा तो पहले वाली रखी रहेगी जीरो की स्पीड और दूसरी वाली उसी स्पीड चल पड़ी जिस स्पीड से पहले वाली आ रही थी, है वही मतलब एक्सचेंज। तो लिख देना, सो देयर वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड, ओके। और फिर एक एग्जांपल कैरम बोर्ड वाला दे देना, सर्वोत्तम। व्हेन स्ट्राइकर लिखना पड़ेगा दो लाइन में, व्हेन स्ट्राइकर हिट द क्वीन इन कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में लिखो तो क्वीन कुछ और समझी जाएगी फिर, ठीक है, इन कैरम बोर्ड, देन आफ्टर कॉलिजन स्ट्राइकर इज इन रेस्ट या बिकम्स रेस्ट एंड क्वीन मूव्स with speed
एज दैट ऑफ स्ट्राइकर बिफोर कॉलिजन। या इतना लंबा मत लिखना। इन कैरम बोर्ड व्हेन स्ट्राइकर हिट द क्वीन दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। बस बहुत है। सेकेंड पार्ट, इफ m1 इज वेरी लार्ज देन m2, m1 बहुत भारी है, जो टक्कर मारने आ रहा है वो बहुत भारी है, भरा हुआ ट्रक, और जो रेस्ट में बहुत हल्का है, खाली ड्रम प्लास्टिक। एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आ रहा है, आगे खाली ड्रम रखा, उड़ा देखो धन। ठीक है, ये हमें प्रैक्टिकल पता है क्या होगा। अब कैलकुलेशन कर देख लें 2 लाइन में। देखिए V1 क्या हो जाएगा, जब M1 बहुत बड़ा है, M1 बहुत बड़ा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, भाई कई टन में से 2-4 किलो माइनस कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, M1 ही रहेगा। यहाँ भी M1 ही रहेगा। M1 में उस ड्रम के वेट को, खाली ड्रम के वेट को घटा दो या जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, M1 बचेंगे, ऊपर वो भी घट जाएंगे, U1। यानी कि चलते हुए ट्रक की स्पीड जो पहले थी वही बाद में रहेगी। उसे पता नहीं चला मैंने क्या उड़ाया, वो चल रहा ढूं, और ड्रम उड़ भी गया, उसे पता नहीं चला कुछ, वो चल रहा। एंड V2 देखिए, ये 2m1 था ना, 2m बहुत बड़ा है, और m1 में m2 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, m1 ही बचेगा बस, m1 कैंसिल, 2u1 यहाँ ट्रक की स्पीड थी उसके दुगनी स्पीड से उछल जाएगा ऊपर। आप में से जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे, सर एक बात बताइए, ये एनर्जी कहाँ से क्रिएट हुई उसमें। तो मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, ट्रक की स्पीड में अगर 0.00001 हल्की बहुत भी कमी आई होगी, जिससे हम कोई कमी नहीं मानेंगे, U1 ही मान लेंगे, वो बहुत ही कम स्पीड में कमी और मास बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी में तो कमी हुई ना कहीं ना कहीं। वो सारी एनर्जी उस खाली डब्बे के, उड़ते हुए खाली डब्बे में दिखाई दी। मास बहुत ज़्यादा है, जैसे मामूली सी भी स्पीड कम होगी, मामूली सी भी, तो एनर्जी क्रिएट होगी, वो ड्रम को उड़ाने के लिए काफ़ी है। और इतनी मामूली सी स्पीड कम हुई है, हमें पता नहीं चल रहा कुछ भी। ठीक है, और एग्जाम्पल ये ले देना ट्रक वाला, व्हेन ए लोडेड ट्रक कोलाइड ए होलो ड्रम। ठीक है, देन ड्रम फ्लाई अवे विथ डबल स्पीड ऑफ एज दैट ऑफ ट्रक, एंड स्पीड ऑफ ट्रक रिमेन्स सेम। और लास्ट पार्ट बच्चों, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी है, इसलिए अब लास्ट पार्ट है, M1 इज वेरी लाइट देन कंपेयर्डली M2। टकराने वाली स्पीड आने वाली बॉडी बहुत कम है, और जो टारगेट बॉडी है उसका मास बहुत ज़्यादा है, जैसे प्लास्टिक बॉल और एक खड़ा हुआ ट्रेन का डब्बा। टकिंग मारेंगे, आप जानते हो क्या होगा, वो ट्रेन का डब्बा आगे नहीं जाएगा, वो प्लास्टिक बॉल लौट के हमारे पास आ जाएगी, और उस ट्रेन के डब्बे का पता भी नहीं चलेगा कुछ, वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रैक्टिकली पता है। अब करते हैं हम बात कैलकुलेशन की। देन V1 एंड V2, V1 कितना हो जाएगा, V1 देखिए, M1 में कोई औचित्य ही नहीं जोड़ने घटाने का, भाई ये बचेगा माइनस M2 अपॉन M2, M2 पे कैंसिल, माइनस U1, यानी कि टकराने के बाद स्पीड उसी के इक्वल रहेगी, परंतु माइनस तो अपोजिट से आएंगे, वो प्लास्टिक बॉल उसी स्पीड से लौट के हमारे पास आ जाएगी। एंड V2 देखिए, ये तो बहुत हल्का है, ये बहुत हल्का, पर नीचे बहुत भारी है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा भारी है अपॉन बहुत बड़ा है, तो ऑलमोस्ट 0, ऊपर वेरी लाइट, नीचे वेरी लार्ज, यानी उस खाली डब्बे को पता भी नहीं चलेगा, जैसे वो रेस्ट में था बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे बच्चों, व्हेन ए प्लास्टिक बॉल हिट ऑन ए
स्टैंडिंग लोडिंग ट्रक। ठीक है, बस इतना ही बात है। इसके बाद आप हम 2 डायमेंशन वाला मोशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हेड ऑन कॉलिजन से संबंधित कैलकुलेशन, अप्रोच स्पीड सेपरेंस स्पीड का इक्वल होना, फाइनल वेलोसिटी से एक्सप्रेशन फाइंड करना, और अगर दूसरी बॉडी रेस्ट में हो इस स्पेशल केस के लिए स्टडी। ये नोट्स इस वीडियो को देख के बना के जितना जल्दी हो सके ग्रुप में डाल दें। ओके बच्चों, बाय, जय हिंद।